देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। देव, तीर्थ क्षेत्र, पुरोहित, मंत्र, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु, इनके बारे में जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। नमस्कार, सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। भारतीय संस्कृति परंपरा आदि के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र आदि को देखा जाता है, जिसका आधार पंचांग है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न उपलब्ध हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी अच्छे वचन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुभाषित क्रम में सुनते हैं आज का सुभाषित। आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते पुरुषं श्रीर्निषेवते। सफलता न मिलने पर भी बार बार कर्म किए जाने चाहिए, क्योंकि कर्म का आरंभ करने वाले मनुष्य को अंततः विजय श्री की प्राप्ति होती ही है। Even in the face of failure, never give up trying, as one who ceaselessly tries to push back failures is bound to succeed in the end. जिस प्रकार भारतीय ग्रंथों में वर्णित सुभाषितों का जीवन में महत्व है, उसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्णित अन्य विषयों का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आज पुनः बात अष्टांग योग की करेंगे। योग के 8 अंगों पर आधारित विशेष रिपोर्ट हम आपको समय समय पर दिखाते हैं। आज अष्टांग योग के 7वें और अंतिम 8वें अंग पर आधारित देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथों में दर्शन ग्रंथों की गणना होती है। दर्शन परंपरा के इन विशिष्ट ग्रंथों में से एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग दर्शन। योग दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं, जिनमें अष्टांग योग का विशेष स्थान है। अष्टांग योग क्रम में आज बात करेंगे योग के 7वें अंग ध्यान की और 8वें अंग समाधि की। योग का 7वां अंग है ध्यान। योग दर्शन में कहा गया है तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, जिस स्थान में धारणा की हुई है उसी स्थान में निरंतर चित्त का बने रहना ध्यान है। इस सूत्र में ध्यान का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानकर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। जब हम मन को रोक लेते हैं, मन को एक उच्च चेतना की स्थिति में लेके जाते हैं, तो वही व्यक्ति दिन प्रतिदिन में अपने आप को निखारता जाता है। उसकी आध्यात्मिकता तो बढ़ती है, आध्यात्मिकता के साथ में व्यक्ति समाज के अनेक कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से, चाहे उसका व्यवसायिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, उसकी शिक्षा हो, उसका जॉब हो, सब कार्यों को बहुत अच्छी तरह करने लगता है। अगर हम उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं
तो रक्तचाप में कमी, तनाव में कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण, और जो बार बार रोग लोगों को आते रहते हैं वह लगभग नहीं होते हैं। इस तरह से जब हम ध्यान की प्रक्रिया में बहुत गहरे डूबते जाते हैं तो व्यक्ति जो है सिर्फ एक ही चीज को, एक ही दृष्टि को देखने लगता है। व्यक्तित्व को निखारता हुआ अपने साथ में अपने परिवार को, समाज को और देश को उन्नति की ओर ले जाता। योग का 8वां अंग है समाधि। तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। समाधि का अर्थ है ध्येय वस्तु अर्थात ईश्वर में चित्त की एकाग्रता। ध्यान अवस्था में चित्त की वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोक देना समाधि है। समाधि योग की अंतिम अवस्था है और इस दृष्टि से देखने पर व्यक्ति जब उसका स्वरूप, स्वयं का स्वरूप शून्य हो जाता है और वह ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करने लगता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तो उस दृष्टि से व्यक्ति को केवल ध्येय की प्रतीति होती है। समाधि यहाँ तक तो एक बात है कि वह इस ध्यान का, इस योग का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन वह आगे जब बढ़ता है, गहरे उसमें जाता है, तो उसके अंदर जो इंद्रियां हैं हमारी, मुख्य रूप से पंच इंद्रियां, जिसमें रस, रूप, गंध और शब्द, इन सब चीजों का उनको ह्रास हो जाता है, वो उसको समझ ही नहीं पाता, उसके लिए वह बेकार हो जाती है। ऐसे ही सामाजिक स्तर में मान अपमान, सुख दुख और अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, जिसके द्वंद्व में फंसा रहता है, वह उसके लिए बहुत ही सरल हो जाती है। अष्टांग योग में वर्णित ध्यान और समाधि की स्थिति प्राप्त करना तभी संभव है जब योग के अन्य 6 अंगों का पालन कर चित्त शुद्ध हो जाए। योग के 8 अंग सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता, सद्भाव और जीवन में उच्च चेतना लाने के लिए अत्यंत ही प्रभावी साधन हैं। पतंजलि के अष्टांग योग के 8 चरण मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका हमारे कल्याण में अत्यधिक योगदान है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वस्थ रहने के लिए मुख का स्वास्थ्य आवश्यक है। अधिकतर वयस्कों में किसी न किसी तरह की दांतों की समस्या होती है। आमतौर पर दांतों की समस्याओं के कारण होता है दांतों की सफाई का ध्यान न रखना। अक्सर खाना खाने के बाद दांत साफ ना करना इन समस्याओं के खतरे को बढ़ाता है। तो आज आपको बताते हैं कुछ ऐसी उपयोगी तरीके दांतों की समस्याओं में बचाव के लिए जो उपयोगी हैं। मुख का स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दांतों की समस्याओं से बचाव के लिए जरूरी है दांतों को सही ढंग से साफ करना। दांतों की सफाई के लिए सही ब्रश का चुनाव आवश्यक है। दांत साफ करने के लिए मुलायम ब्रिसल्स वाले ब्रश का प्रयोग करना चाहिए और हर 3 या 4 महीने बाद या फिर जब ब्रश के ब्रिसल्स खराब हो जाएं, तो उसे बदल देना चाहिए। यदि मुख का स्वास्थ्य ठीक ना हो और व्यक्ति को किसी तरह की बीमारी हो जाए तो इससे दांतों की समस्याएं तो हो ही सकती हैं, साथ ही कई अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। डेंटल डिजीजेस लोगों की जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। दर्द होता है, दांत गिर जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं और दांतों के इन्फेक्शन से और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अनहेल्दी माउथ को शरीर की बाकी बीमारियों से भी जोड़ा गया। मुख के स्वास्थ्य का संबंध हृदय रोग से भी देखा गया है। मुख का स्वास्थ्य ठीक न होने पर यदि व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाए तो उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही उसका जीवन भी प्रभावित होता है। ये जानना जरूरी है कि ब्रश करने या दांतों को साफ करने का सही तरीका क्या है। ब्रश करने के लिए आपको लंबा स्ट्रोक नहीं करना है, छोटे छोटे स्ट्रोक करने हैं और छोटे छोटे स्ट्रोक करने के बाद आपको ऊपर के मसूड़ों को नीचे आपको ऊपर से नीचे जाना है। यही चीज़ नीचे के दांतों में आप करेंगे। आप ब्रिसल्स को करीब 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे और उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रोक आगे पीछे करके आप नीचे से ऊपर करेंगे। तो इस प्रकार से आपने इस सेगमेंट को, जो पीछे का सेगमेंट है, पीछे का हिस्सा है जाड़ों वाला, वो साफ कर लिया।
फिर आप आगे के हिस्से को करेंगे, फिर आप दूसरी साइड के हिस्से को करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके बाद है खाने वाली सतह या च्यूइंग सरफेसेस, और इनको साफ़ करना सबसे आसान है और अक्सर हम इसको छोड़ देते हैं। और इसको साफ़ करने के लिए आपका ब्रश दांतों के ऊपर चला जाएगा और इसको आप आगे पीछे करके साफ़ कर सकते हैं। दांतों की अंदर की सतह साफ़ करने के लिए ब्रश को फिर आप अंदर रखें, आखिरी दांत तक ले जाएं, आगे पीछे करें और फिर बाहर लाएं। सामने की तरफ अंदर के दांतों को भी साफ़ करें, दूसरी तरफ को भी साफ़ करें, ऊपर के दांतों की खाने वाली सतह को साफ़ करें। दांतों के बीच की सफाई करने के लिए इंटरडेंटल ब्रश का प्रयोग उपयोगी है। दांतों की अच्छी सेहत जीवन के हर मोड़ पर चाहिए, बच्चों को, वयस्कों को। इसलिए शुगर का कम इस्तेमाल करें। शुगर खास तौर से वो शुगर के प्रोडक्ट्स जो चिपचिपे हैं और जो घुले हुए हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स हैं जैसा कि, और तंबाकू, बीटल नट जिसको हम सुपारी बोलते हैं, और अल्कोहल, ये तीनों मिला के बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है ओरल कैंसर कॉज करने के लिए। इनको अवॉइड करें। खाना खाने के बाद जो हमारी एक हैबिट है हमारे देश में कुल्ला करने की, बहुत अच्छी हैबिट है, उसको ना छोड़ें। और इसके साथ साथ दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत आपको जीवन भर साथ दें, तो इसलिए इस एडवाइस को फॉलो करें। मुख का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मुख के स्वास्थ्य की ठीक देखभाल करें, जिससे मुख के स्वास्थ्य के साथ साथ आपका संपूर्ण स्वास्थ्य भी ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा उपयोगी कुछ तरीकों के द्वारा जो मुख का स्वास्थ्य है उसको ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी यौगिक क्रियाओं की जिनके द्वारा मुख का स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है हमारे अपने योग प्रभाग में। तो देखते हैं आज की यौगिक क्रियाएं। ओरल हाइजीन, मुंह की गंदगी और बीमारियों से बचाव के लिए जानते हैं कुछ क्रियाएं। पहला है जीवमूल शोधन और दूसरा है गंदुश। जीवमूल शोधन के लिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के आगे आके खड़े हो जाएंगे और हमारी पहली 2 उंगलियों से जीभ को साफ करेंगे पीछे तक, उतना जब तक कि हमें उल्टी जैसा महसूस ना हो जाए, पर उल्टी नहीं करनी है। उसके बाद मुंह में पानी भरेंगे, मुंह को साफ करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। गंडुश क्रिया के लिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के आगे आके खड़े हो जाएंगे, हथेली से पानी भरेंगे, मुंह में लेंगे और पूरे मुंह को पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, ऊपर नीचे पूरी तरह से अच्छे से पानी से साफ करेंगे और उस पानी को फेंक देंगे, इस प्रकार। इन योगिक क्रियाओं से हमारी जीभ साफ रहती है, मुंह से बदबू नहीं आती और दांत में कीड़ा नहीं लगता। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी शक्ल, हमारी मौखिक प्रक्रियाएं अच्छी रहनी चाहिए। जैसे हमारे दांत हैं, हमारे बसूड़े हैं, वो पहले तो स्वस्थ होने चाहिए। उंगली से बसूड़ों की मालिश करना, मसाज करना, जस्ट गुनगुना पानी पीने के बाद में, जिससे मसूड़े थोड़े नरम हो जाएंगे और फिर जब आप मसाज करेंगे तो अच्छी मसाज होगी, बहुत ज़रूरी है। दांत की स्वच्छता के लिए आप ब्रश वगैरह तो करेंगे ही, लेकिन सादा नमक उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और उसको अगर उंगली से दांतों में रगड़ेंगे ना, तो उससे भी दांत काफ़ी चमकीले हो जाएंगे। गले के लिए ज़रूरी है और अंदर के गाल के अंदर की परत के लिए बहुत ज़रूरी कि एक तेल, कोकोनट ऑयल
एक बड़ा चम्मच मुंह में लेके उसे घुमाते रहें, स्विच करते रहें यहाँ से वहाँ, और इस तरह मुंह की भी कसरत हो जाएगी और अंदर स्वस्थता आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी करनी ज़रूरी है ही। नमस्कार। तो इन छोटी छोटी यौगिक क्रियाओं के द्वारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने मुख के स्वास्थ्य को ठीक बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और संस्कृत की पाठशाला में चलते हैं। संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में आज बात शुद्ध उच्चारण और लेखन की। आज कुछ उदाहरणों के माध्यम से जान लेते हैं इस बारे में। तो आइए इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की पाठशाला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में बताया है कि कैसे महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों में एक ता अतिरिक्त रूप से हटा लेने का इन दिनों प्रचलन हो गया है, जिससे संस्कृत के प्रयोक्ता भी प्रभावित हो गए हैं। अर्थात महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हम में से कई लोग संस्कृत में भी कर जाया करते हैं। और तो और इस प्रवृत्ति के ठीक उलट हम कई बार कई शब्दों में अतिरिक्त रूप से त या अर्ध त जोड़ लेते हैं। जैसे अस्तित्व को अस्तित्व, व्यक्तित्व को व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व को उत्तरदायित्व इस रूप में लिखना और उच्चारण करना इसी त अक्षर को अतिरिक्त रूप से जोड़ देने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में बताता है। और अब इसी अतिरिक्त रूप से त इस अक्षर को जोड़ने की दुष्प्रवृत्ति को हम दंपति इस शुद्ध और मानक शब्द के कुछ अशुद्ध प्रयोगों को देखकर समझ सकते हैं। दंपति इस शब्द को लिखने और उच्चारण के क्रम में लोग दंपत्ति या दंपत्ति जैसे प्रयोग कर दिया करते हैं। और ऐसा इसलिए भी लोग शीघ्रतावश या अनवधानवश कर दिया करते हैं क्योंकि लोग शब्द साम्य को ध्यान में रख लेते हैं। इसलिए ही संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर दंपत्ति का अशुद्ध लेखन और उच्चारण कर दिया जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम दंपति शब्द का प्रयोग करें तो इसके अर्थ को याद रखें, तो हम स्वयं इस शब्द के अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। वस्तुतः जाया अर्थात भार्या और पति इन दो शब्दों का ही एकीकृत स्वरूप है दंपति। जहाँ जाया इस शब्द का जब दम यह निपातन या विशेष नियमन होता है तब शब्द बनता है दंपति। वैसे यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि जाया इस शब्द का एक और भी निपातन या विशेष नियमन होता है, वह है जम, तब शब्द बनता है जमपति। और हाँ, दंपति या जमपति नहीं बल्कि दंपति या जमपति ही। हालांकि हम हिंदी में दंपति शब्द का ही अधिक प्रयोग कर लिया करते हैं क्योंकि यह शब्द प्रकृति से ही द्विवचन वाला है, इसलिए ऐसा होता है। आइए एक उदाहरण भी देख लेते हैं जहां दंपति शब्द का प्रयोग हमें दिखता है।
तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जगमतुराश्रमम्। वैसे संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर एक और भी शब्द को रखा जाता है, वह है उन्नति। पर हम में से कई लोग उन्नति को उन्नति या उन्नति आदि लिख और बोल दिया करते हैं, पर शुद्ध शब्द उन्नति ही है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज की संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में लौटेंगे हम किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। अब बात सकारात्मक सोच की। आपको दिखाते हैं एक ऐसा गांव जहां के लोगों को पढ़ाया जा रहा है स्वच्छता का पाठ। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गांव के सरपंच ने ग्रामीणों के सहयोग से तैयार की है एक प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आमतौर पर शव यात्रा के अलावा शमशान में कोई नहीं जाता, पर इस धारणा को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र के वाशिम जिले की देपुल ग्राम पंचायत ने एक खास कदम उठाया है। यहाँ शमशान भूमि के चारों ओर विभिन्न प्रकार के सैकड़ों पेड़ लगाकर एक प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब बनाने की पहल की गई है। कुछ समय पहले तक गंदगी और अतिक्रमण के लिए जाना जाने वाला ये गांव अब अपने सैकड़ों पेड़ों के जरिए ग्रामीणों को प्राकृतिक ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। आज आपके सम्मुख ये बात रखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक नैसर्गिक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। ये सब गांव वालों की मेहनत और लगन से हुआ है। शमशान भूमि में महादेव का वास होता है। हमने शमशान भूमि में फलों और फूलों के पौधे लगाए हैं ताकि यहाँ हरियाली हो, ऑक्सीजन हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यहाँ गांव के लोगों को स्वच्छता, प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गांव के सरपंच ने ग्रामीणों के सहयोग से शमशान भूमि के 6 एकड़ के क्षेत्र में 500 विविध प्रकार के पौधों का रोपण किया है। इस भूमि पर प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए हम सब ने प्रयास किए हैं। यहाँ पौधे लगाए हैं, बैठने की सीटें लगाई हैं। आप खुद देखिए ये जगह अब कितनी बेहतर हो रही है। हम सबको पर्यावरण के बारे में सजग होना चाहिए। यहाँ आम, चीकू, नारियल, जामुन, अमरूद, नाशपाती, कस्टर्ड, सेब, नींबू, तेज पत्ता, बेल, चमेली, कनेर, बरगद, अंजीर, अनार और बादाम के पेड़ लगाए गए हैं। प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक होती है। पेड़ों के संरक्षण के लिए पानी के टैंक और तार की बाउंड्री जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। लोगों को बंजर भूमि पर बैठने से रोकने के लिए 20 नागरिकों ने सीमेंट बेंचेस का भी निर्माण किया है। सतत विकास के दृष्टिकोण और ग्रामीणों के प्रयास से तैयार ये प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब एक उदाहरण है जिससे देपुल के ग्रामीणों को शमशान में भी सुकून की अनुभूति होती है। महाराष्ट्र से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शरद ऋतु में मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की आराधना से मनुष्य के अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। आज बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। रम्य कपर्दिनी